हेलो फ्रेंड्स, लाइफ है इसके प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमने ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में 7th चैप्टर को डिस्कस किया था, 7th क्लास का। और आज का जो डिस्कशन होगा वो उसके नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 8 पर हम आज का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया एवं मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। इसके अंतर्गत हम उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश की चर्चा करेंगे। तो अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का जलवायु वाले अध्याय को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसकी कुछ बातें जो हमें यहाँ पर भी काम आएंगी। वहाँ पर हमने पूरे विश्व को विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था, जिसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, समशीतोष्ण प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश में वर्गीकृत किया था। तो वहाँ पर हमने सीमित चर्चा किए थे किसी भी प्रदेश के बारे में। यहाँ पर आज का जो अध्याय है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेश और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में तक सीमित है, और इन प्रदेशों के बारे में यहाँ पर काफी डिटेल में चर्चा की गई है, जिसमें हम वहाँ की जलवायु, वर्षावन, वहाँ के जीवन यापन, वहाँ किस प्रकार की वनस्पतियां हैं और इसके अलावा वहाँ किस प्रकार के कार्य होते हैं, कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, इन सभी के विषय में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में 2 केस स्टडी उठाई गई हैं। एक है अमेजन बेसिन की और दूसरी है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो जो अमेजन बेसिन है ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय प्रदेश में के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय रीजन में अवस्थित है। और वहीं यदि आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात करें तो ये मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो अब हम चलिए क्रमशः चैप्टर को डिस्कशन करते हैं। तो अमेजन बेसिन की यदि हम बात करें, अमेजन बेसिन में जीवन, तो अमेजन बेसिन में जो जीवन है ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इन 2 प्रदेशों के अंतर्गत इसका भाग आता है। यदि आप इस फिगर को देखें एक बार, इस मैप को, इसे मैं थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ। फिर हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। अमेजन बेसिन जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन ये यहाँ प्रवाहित होने वाली जो अमेजन नदी है, इसके अपवाह क्षेत्र में जो भी नदियां हैं, इस पूरे रीजन को हम अमेजन बेसिन का क्षेत्र कहते हैं। इसकी सभी सहायक नदियां जो मिलकर के इसका जो कैचमेंट एरिया है या फिर जो इसके जल ग्रहण क्षेत्र है, इसे हम अमेजन बेसिन नाम देते हैं। तो अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका की किन-किन देशों से होकर के गुजरती है और कितना भाग इसमें शामिल होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यहाँ पाए जाने वाले पूरे जीवन यापन, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के जीव जंतु, इन सभी के विषय में आज का डिस्कशन होगा। अमेजन नाम किस आधार पर दिया गया है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि अमेजन नदी का नाम किस प्रकार से पड़ा है। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, इसे आप देख लें कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने या जो वहाँ की जो खोजकर्ताओं ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर और घास की स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया, और आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक एक महिला योद्धा की आक्रामक समूह की याद दिला दी, और इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। तो स्पेन की कुछ खोजकर्ताओं ने जब इस नदी को खोजा, तो इस रीजन में
इस अमेज़न बेसिन वाले जो रीजन है, यहाँ पर यहाँ के कुछ स्थानीय आदिवासी लोग थे, उन्होंने उन पर आक्रमण किया और आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य की अमेज़न्स, यहाँ पर इस शब्द को आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, ये एक महिला का नाम है, महिला योद्धा, जो कि रोमन साम्राज्य में थी। तो उसी के नाम पर उन्होंने इन आक्रामक समूहों को या जो आदिवासी समूह थे यहाँ के स्थानीय, उनकी याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। तो अमेज़न नदी का नाम किस आधार पर पड़ा है, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। सिर्फ आप समझने के लिए इसे थोड़ा-सा देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अब हम अमेज़न बेसिन में जीवन के विषय में थोड़ा-सा डीप में अध्ययन करते हैं। तो ये जो अमेज़न बेसिन है, यदि आप इस फिगर में देख रहे हो, तो यहाँ से इसके बीचों-बीच से ये इक्वेटर गुज़र रहा है। ये इक्वेटर है और ये 10 डिग्री अक्षांश है और ये 10 डिग्री साउथ अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है। ये 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश। और हम एक बात और जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, यदि इसके ऊपर कहीं 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजर रहा होगा, हालांकि दक्षिणी अमेरिका का भाग 23.5 डिग्री में नहीं आता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री यहाँ कहीं से मकर रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है। 23.5 डिग्री साउथ। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेश इसको नाम देते हैं। तो अब आप यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं कि जो अमेज़न बेसिन है, अमेज़न बेसिन ये मुख्य रूप से ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में पड़ती है, लेकिन इसके कुछ सहायक नदियाँ जो हैं इसकी, वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में भी अवस्थित होने के कारण हम इसे इन दोनों क्षेत्रों में शामिल कर लेते हैं। लेकिन इसका मुख्य भाग तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। इसके जो अपवाह क्षेत्र है अमेज़न बेसिन का, ये ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला से होकर के को शामिल करता है। तो आप इस फिगर में या आप पॉलिटिकल मैप दक्षिणी अमेरिका को देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर इक्वाडोर है, ये कोलंबिया है, वेनेजुएला और इधर आप दक्षिण में देख सकते हैं पेरू है। ब्राज़ील का हिस्सा तो आता ही है। ब्राज़ील के अलावा बोलिविया जो है, इसका भी कुछ भाग इस बेसिन अमेज़न बेसिन के अपवाह क्षेत्र में शामिल होता है। तो इसकी पॉलिटिकल मैप को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यदि इनमें से कोई क्वेश्चन बनाया जाता है कि अर्जेंटीना के यदि नाम दे दे या उरुग्वे का नाम दे दे, तो ये जो देश हैं, अर्जेंटीना हो, उरुग्वे हो, ये अमेज़न बेसिन के भाग नहीं हैं। ये भी नहीं है, उरुग्वे भी नहीं है। तो जितने नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हें आप 1-2 बार देख लें। इससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल मैप से संबंधित अवस्थिति वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर अमेज़न बेसिन में किन देशों से होकर के गुजरती है, तो उन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि हम अमेज़न बेसिन की जलवायु की बात करें, तो ये भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ का जो तापमान होगा वो कैसा होगा? उच्च होगा और यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में जब हम वर्षा वाले चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे आगे, तब हम देखेंगे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, साल भर वर्षा होती है और ये जो वर्षा है, ये मुख्य रूप से संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा होती है। संवहनी वर्षा होने का मतलब है कि ये यहाँ का जो तापमान है वो उच्च होने के कारण यहाँ की जो हवा है वो तेजी से ऊपर उठती है और तेजी से ऊपर उठ के फिर ये ठंडी होती है। ठंडी होकर बादलों का निर्माण करती है और फिर इससे वर्षा होती है। तो जब हम वर्षा वाले अध्याय को हम डीप में अध्ययन करेंगे या वर्षा का वितरण देखेंगे विश्व स्तर पर,
तब हम देखेंगे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है और यहाँ जो वर्षा का जो प्रकार है, ये मुख्य रूप से संवहनीय वर्षा होती है। और संवहनीय वर्षा जो है, काफ़ी तीव्र गति से ये वर्षा होती है और बहुत जल्द भी समाप्त हो जाती है। तो बस आप यहाँ पर अभी सिर्फ़ समझने के लिए, इस जलवायु को समझने के लिए आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण यहाँ का जो तापमान है, वो साल भर उच्च रहता है और साथ में यहाँ पर वर्षा भी होती है प्रतिदिन। और जो वर्षा का कौन-सा प्रकार होगा? संवहनीय वर्षा होगी। इसके साथ ही जब यहाँ वर्षा भी होगी और तापमान भी उच्च होगा, तो इस क्षेत्र में आर्द्रता या ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर आर्द्रता भी तापमान उच्च होने के कारण यहाँ पर आर्द्रता भी अधिक होती है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी की मात्रा भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार की जो जलवायु होगी यहाँ पर गर्म और नम जलवायु, नम का मतलब है आर्द्र जलवायु यहाँ पर होगी। और जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की जलवायु के कारण ही यहाँ का जो मौसम है वो गर्म और आर्द्र मौसम भी होता है, चाहे मौसम की बात करें या फिर जलवायु की बात करें। और ये दिन और रात दोनों में यहाँ का जो, चाहे वो हम दिन की बात करें या रात की बात करें, यहाँ का जो तापमान है वो उच्च होता है और आर्द्रता भी उच्च होती है। लेकिन दिन में दिन का जो तापमान है वो अधिक होता है और रात का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि रात के समय में पार्थिव विकिरणों का उत्सर्जन होता है जिसकी वजह से, और सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं आती हैं रात में, तो इस वजह से यहाँ का जो तापमान है वो कम होगा रात में। लेकिन आर्द्रता की मात्रा या ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है वो दिन में भी उच्च होती है और रात में भी उच्च होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आर्द्रता का जो मान है वो चाहे दिन में हो या रात में हो, यहाँ की यूनिक विशेषता है या यहाँ की अद्वितीय विशेषता ये है इस क्षेत्र की कि यहाँ आर्द्रता चाहे दिन हो या रात हो उच्च होती है। और आर्द्रता उच्च होने के कारण यहाँ पर जीवन असहज होता है क्योंकि शरीर से चिपचिपाहट महसूस होती है, तो जिसकी वजह से व्यक्ति असहज होता है। चिपचिपाहट आप लिख सकते हैं क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता बहुत अधिक है और जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, वो सहज तरीके से काम करने में उसको असुविधा होती है। तो आप यहाँ की जलवायु के विषय में इतनी बातें बता सकते हैं। दूसरा नंबर, हम वर्षा वन की बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो अत्यधिक वर्षा के कारण अभी आपने देखा है कि यहाँ पर उच्च वर्षा होती है और अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जो वन होते हैं वो काफ़ी सघन वनों का विकास हुआ है और ये भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो सघन वन है, ये काफ़ी, यहाँ पर जो वृक्षों का आकार है वो काफ़ी विशाल होता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पाती हैं। सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं वो पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसी बात को यहाँ पर लिखा है कि अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पर सघन वनों का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पर केवल ऐसी वनस्पतियाँ ही विकसित हो सकती हैं जो छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। तो इन वृक्षों के नीचे उस प्रकार की वनस्पति का विकास हो सकता है जो छाया में बढ़ने की जिसकी क्षमता हो, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इन वृक्षों को भेदते हुए धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। और इसकी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में भी कई बार किया है कि जो उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो वृक्ष होते हैं वो काफी विशाल होते हैं, उनकी सघनता काफी अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप सूर्य से आने वाली जो सूर्य प्रकाश की जो किरणें हैं वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति होती है। इसीलिए यहाँ पर यदि किसी अन्य वनस्पति का विकास होगा, तो वही वनस्पति का विकास होगा उनके धरातल के निकट जो छाया में बढ़ने की जिनकी क्षमता होगी। इसके साथ ही आप यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं इस रीजन के, उन्हें भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ कुछ परजीवी पौधे पाए जाते हैं। अमेज़न बेसिन में कुछ परजीवी पौधे पाए गए हैं
जिसमें आप आर्किड को रख सकते हैं और ब्रोमेलाइड को। ये 2 नाम थोड़ा-सा आप ध्यान में रख सकते हैं। ये परजीवी पौधे हैं, आर्किड और ब्रोमेलाइड। ब्रोमेलाइड के विषय में थोड़ी-सी जानकारी आपको यहाँ पर फैक्ट के रूप में दी गई है कि ब्रोमेलाइड जो है, एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। और मेंढक जो हैं, मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। कई बार कथन बनाया जा सकता है कि ब्रोमेलाइड एक परजीवी पौधा है, तो वो कथन भी सही होगा। दूसरा कथन बनाया जा सकता है कि इनकी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं ये पौधे, तो वो कथन भी सही होगा। और यदि तीसरा कथन बना दिया जाए कि मेंढक जैसे प्राणी इस जल को पॉकेट का उपयोग जो है अंडा देने के लिए करते हैं, तो वो कथन भी इसका सही होगा। ये जो अमेज़न बेसिन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ प्राणी जगत की प्रचुरता है, मतलब जीव-जंतुओं की प्रचुरता है, जैसे आप बंदर, स्लॉथ, टेपीर आदि को यहाँ पर रख सकते हैं। इनके नाम आप कम से कम 1-2 बार देख लें। कुछ फैक्चुअल टॉपिक भी है ये, तो 1-2 बार यदि आप इसकी रीडिंग लेते हैं, तो आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएँगी। कई बार क्वेश्चन मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन अक्सर यहाँ से डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। यहाँ टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ साँप और सरीसृप प्रजातियाँ जैसे कि मगर, साँप, अजगर, एनाकोंडा और बोआ, ये सभी साँप की प्रजातियाँ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। एनाकोंडा को तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो अमेज़न बेसिन में और या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है एनाकोंडा। और एक बोआ का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ एक मछली पिरान्या मत्स्य या मछली पाई जाती है, जो कि मांस खाती है। इसलिए यहाँ पर कोष्ठक में लिख दिया हूँ मैंने कि ये मांसाहारी है। इसका नाम आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं और अन्य मछलियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। जैव विविधता की दृष्टि से, बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से ये सबसे समृद्ध या सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है अमेज़न बेसिन। तो अमेज़न बेसिन के विषय में हमने यहाँ की जलवायु देखा, यहाँ पर जो वर्षा वन पाए जाते हैं, उनके विषय में समझा है और यहाँ पर किस प्रकार के जीव-जंतु पाए जाते हैं, इसके विषय में हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद हम इस वर्षा वन में पाए जाने वाले जो निवासी हैं, यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियाँ ही निवास करती हैं। यहाँ मुख्य बसाव क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर के जो आदिवासी लोग हैं, जो कृषि करते हैं, ये मुख्य रूप से कर्तन और दहन कृषि करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर कर्तन और दहन कृषि क्या होती है कि इसमें एक स्थान पर यहाँ पर यदि कर्तन और दहन कृषि जो है, यदि एक स्थान के जो पौधे होते हैं या वनों के जो पौधे होते हैं, इन्हें काट दिया जाता है और काटने के बाद फिर जब जगह साफ हो जाती है, तो इन पेड़-पौधों को पहले जला दिया जाता है और फिर जो ज़मीन इन्हें उपलब्ध होती है, इस ज़मीन पर ये कृषि कार्य करते हैं। इस ज़मीन का उपयोग पेड़ को काटने के बाद ये कृषि के लिए उपयोग करते हैं और फिर जब ये कृषि कुछ समय तक करने के बाद, ये लोग जब ये भूमि अनुपजाऊ हो जाती है, तो फिर दूसरे स्थान पर जाकर और वनों को ये लोग काटते हैं और फिर वहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। फिर वापस कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद ये वापस लौटते हैं। तब तक यहाँ पर फिर वनस्पति का विकास हो जाता है। फिर से उस वनस्पति को ये काटते हैं और जला देते हैं, जिससे वहाँ की जो मृदा है, वो फिर से उर्वर हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है और फिर वो कृषि को करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा गया है कि लोग वनों को काटते हैं, फिर कृषि करते हैं कुछ समय के लिए, फिर छोड़ कर के दूसरे वनों को काटते हैं, फिर वहाँ पर कृषि करते हैं। तो इसे ही बोला गया है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को यहाँ पर थोड़ा डिफाइन भी किया है, तो आप इस टेबल में या इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कि कर्तन और दहन पद्धति क्या है कि किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काट करके भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और फिर क्या करते हैं ये लोग कि जमीन की इस टुकड़े को बार-बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे-छोटे वृक्ष उग आते हैं
और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसे हमने सरल भाषा में इस तरीके से आपको समझाया है, तो इसे आपको ध्यान में रख सकते हैं। तो अमेज़न बेसिन के जो निवासी हैं यहाँ के, ये मुख्य रूप से कर्तन और दहन कृषि करते हैं। यहाँ पर पुरुष और महिलाएँ दोनों कृषि कार्य में संलग्न होती हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं मुख्य रूप से ये शिकार और मछलियाँ पकड़ते हैं और महिलाएँ जो होती हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। इस बात को भी यहाँ की विशेषता है, तो इसे आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, टेपियोका, अनानास और शकरकंद, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ कुछ नकदी फसलें भी उपजाई जाती हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि कॉफ़ी, मक्का और कोको। यहाँ का जो मुख्य आहार है, इस क्षेत्र का जो मुख्य आहार है, वो है मैनियोक या इसे बोला जाता है कसावा। इसके 2 नाम हैं, इन दोनों नामों को थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं आप। एक है मैनियोक और दूसरा है कसावा। ये यहाँ का इस क्षेत्र का मुख्य आहार है, जो कि आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। और यहाँ जो घर बनाए जाते हैं, उन्हें मलोका कहते हैं और ये जो मलोका जो नाम दिया गया है इनको, ये तीव्र ढलान वाली इनकी छत होती है। यहाँ पर चूँकि वर्षा हमने लास्ट क्लास में यदि आपने ज्योग्राफी को क्रमशः फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपने लास्ट क्लास में सुना था कि आवास या जो सेटलमेंट होते हैं, चाहे वो ग्रामीण बस्तियाँ हों और शहरी बस्तियाँ, 2 के बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा किया था। तो जो ग्रामीण बस्तियों में भी हमने फर्दर डिवीज़न किया था और वहाँ पर बनने वाले घरों को वहाँ की जो पर्यावरणीय दशाएँ हैं, वो प्रभावित करती हैं। जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ पर ढाल वाले आपको घर देखने को मिल रहे थे। जहाँ पर शुष्क क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर आपको मिट्टी की मोटी दीवारें वाले घर देखने को मिल रहे थे। और जहाँ पर जलभराव वाली स्थिति होती है या जहाँ वर्षा का जल का जमाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में आपको ऊँचे प्लेटफ़ॉर्म वाले घर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चूँकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर भी तीव्र ढलान वाली छत वाले आपको घर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर इन्हें स्थानीय नाम दिया जाता है मलूका। तो इतनी बातों को आप यहाँ के निवासियों के विषय में बता सकते हैं। अब यहाँ की जो वर्षा वनों का क्रमशः क्या हो रहा है, विनाश होते जा रहा है और उसके विनाश के पीछे कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हैं कि विकास गतिविधियाँ जो यहाँ पर चल रही हैं, पहले तो ये यहाँ पर मुख्य रूप से आदिवासी ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन समय के साथ-साथ धीरे-धीरे यहाँ पर मुख्य रूप से 1970 के बाद से विकासात्मक गतिविधियाँ इस क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो जैव विविधता है, जैव विविधता वाले वर्षा वन धीरे-धीरे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का एक बड़ा भाग जो है, लुप्त होता जा रहा है। और इस फिगर में इसे दर्शाया भी गया है कुछ। और जब इन वर्षा वनों को नष्ट होते जाएँगे, तो इसका व्यापक प्रभाव किस पर पड़ेगा कि वर्षा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है, वो बह जाएगी एवं सघन वन जो हैं, बंजर भूमि में बदल जाएँगे। क्योंकि पेड़ जो होते हैं, पेड़ों की जो जड़ होती है, ये मिट्टी को बाँधे बाँधे हुए रखती हैं, जिससे वर्षा का जब जल अपवाहित होता है या प्रवाहित होता है, तो इससे मिट्टी की जो ऊपरी परत है, वो बहती नहीं है और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, वो बनी रहती है। लेकिन जब पेड़ों को काट दिया जाता है, तो पेड़ों को काटने के बाद इनकी जड़ें भी फिर इसकी जो होल्डिंग पावर है अ, मिट्टी को मिट्टी को रोकने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है और फिर जब बरसात होती है, तो पानी के बहाव के साथ यहाँ की जो मिट्टी की ऊपरी परत है, वो बह जाती है और जिसके फलस्वरूप ये भूमि धीरे-धीरे फिर इसमें बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है। तो इन इन बातों को भी आप बता सकते हैं। यहाँ के पूरे जीवन यापन के विषय में और कैसे यहाँ की वनों का विकास हो रहा है, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पर वनों का काफ़ी विस्तृत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, धीरे-धीरे इसमें कमी आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि लोग कृषि कार्य करने के लिए इन वनों का और कुछ विकासात्मक गतिविधियों के लिए भी लोग यहाँ पर इन वनों को तेज़ी से कटाव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर और हम आगे की क्लास में और डिटेल में अध्ययन करेंगे कि कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि अमेज़न बेसिन में आपको अमेज़न बेसिन में वनाग्नि की घटना भी हमें देखने को मिलती है।
जंगलों में आग लगने की घटना भी हमें देखने को मिलती है। इससे भी वनों का विका विनाश होता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर सहायक नदियों को थोड़ा-सा डिफाइन किया है, ये आगे काम आएँगी। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती हैं। एक होती है मुख्य नदी और इस मुख्य नदी के साथ जो अन्य नदियाँ मिलती हैं फिर इससे आके, तो इन्हें हम सहायक नदियों का नाम दे देते हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले आती हैं, वह है उसका बेसिन या जल संग्रहण क्षेत्र। इसे वाटर कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं। और अमेज़न बेसिन जो है, यहाँ पर इस फैक्ट को आप थोड़ा-सा ध्यान में रखें कि अमेज़न बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये फैक्ट विभिन्न स्टेट पीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन-सा है? तो अमेज़न बेसिन का ही जो बेसिन क्षेत्र है, वो विश्व में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो अमेज़न बेसिन के बारे में यहाँ पर हमारी संपूर्ण जानकारी कंप्लीट होती है। अमेज़न बेसिन के विषय में या फिर उष्णकटिबंधीय प्रदेश की विशेषताओं के संदर्भ में यदि हमें कोई केस स्टडी लिखना हो, तो हम इस अमेज़न बेसिन को उठा करके इसकी सभी विशेषताओं को हम रख सकते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जो सामान्य विशेषताएँ हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं, वो सारी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ की कुछ स्थानीय विशेषताएँ हैं, तो उन्हें आप अलग से याद रख सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्यरेखीय प्रदेश आपको जहाँ पर भी मिलेगा, वहाँ का तापमान उच्च होगा, प्रतिदिन वर्षा होगी, वहाँ की जलवायु गर्म और नम होगी, मौसम भी गर्म और आर्द्र होगा। तो ये विशेषताएँ तो सभी उष्णकटिबंधीय और भूमध्यरेखीय प्रदेश के लिए लागू हो जाएँगी। लेकिन यहाँ की जैसे यदि अमेज़न बेसिन की बात करें, तो यहाँ की कुछ यूनिक विशेषताएँ होंगी, तो उन्हें बस आप थोड़ा-सा ध्यान में रख के इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं जो हमारे उपोष्ण प्रदेश से संबंधित होगा। तो दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण बिंदु है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ अभी आपने पीछे डिफाइन किया है कि जो मुख्य नदी होती है, उससे मिलने वाली अन्य छोटी नदियों को हम सहायक नदी कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, ये मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। ये जो बेसिन है मुख्य रूप से, ये 10 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य अवस्थित है। तो इसे हम उपोष्ण प्रदेश का नाम दे देते हैं, उपोष्ण प्रदेश या सब ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ की जो जलवायु है, मुख्य रूप से हमें मानसूनी जलवायु मिलेगी और इस फिगर को आप थोड़ा-सा इंडिया का या भारत में जो ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो मैप दिया हुआ है, इससे आप थोड़ा-सा देख लें कि गंगा गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर इस तरीके से प्रवाहित होती है ये और इसकी बहुत सारी फिर सहायक नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये इधर से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। उसी तरह से तिब्बत तिब्बत के पठार से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ये तिब्बत के रीजन में प्रवाहित होती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके फिर अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर ये भी बंगाल की खाड़ी में अपने जल को निष्कासित करती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये जो क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा का नाम दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप पहले से जानते हैं। सुंदरबन डेल्टा नाम दिया जाता है इसके जो और सुंदरबन किस लिए नाम दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, उसकी अधिकता यहाँ पर काफ़ी है और उसी के नाम पर इस डेल्टा का जो नाम है, वो सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, घग्गर है और यमुना, चंबल, सोन, इन सभी नदियों को आप नदी वाले
चैप्टर से आप थोड़ा-सा देख लें। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, इन्हें भी आप थोड़ा-सा देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल मैप और एक है फिजिकल मैप जो होता है, उसमें आप इन नदियों की सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं, उन्हें आप ध्यान में रख सकते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, इ ये मिलकर के गंगा-ब्रह्मपुत्र का बेसिन का ये निर्माण करती हैं। गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। और ये जो क्षेत्र है, 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। यहाँ की जो जलवायु है, मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है कि मतलब यहाँ पर मानसूनी जलवायु में जो हवाएँ होती हैं, इनकी दिशा मौसम के अनुसार परिवर्तित होती हैं। तो जैसे मानसून जो है साउथ वेस्ट मानसून होता है, लेकिन जब मानसून के लौटने का समय होता है, तब इसकी जो दिशा है, वो परिवर्तित हो जाती है और वो नॉर्थ ईस्ट दिशा बाद में हो जाती है। पहले जब मानसून आता है, तो उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून और लौटते हुए मानसून को नाम दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो यहाँ पर जो है, इस क्षेत्र में यहाँ की जो जलवायु है, वो मानसूनी जलवायु है या हम नाम दे सकते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ पर हमें स्थलाकृति या टोपोग्रा टोपोग्राफी में भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। टोपोग्राफी में भिन्नता का मतलब है कि यहाँ पर जो धरातल है, वो मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद और सुंदरबन डेल्टा में विभाजित है। मतलब हमें स्थलाकृतियों में विभिन्नता देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान हमें देखने को मिलता है। कुछ पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और उनके गिरिपाद हैं, हिमालय के गिरिपाद हैं और सुंदरबन डेल्टा क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं, बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो हम देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार का जीवन है, किस प्रकार के वहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, इसके विषय में यहाँ पर फर्दर आगे बात की गई है। यदि हम मैदानी क्षेत्र की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र को, तो यहाँ पर आपको जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि उपलब्ध है लोगों को रहने के लिए और कृषि कार्य भी उसमें आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर अवसंरचना का विकास किया जा सकता है। तो इन सभी उपलब्धता के कारण यहाँ पर जनसंख्या का सर्वाधिक बसाव आपको देखने को मिलता है। यदि आप पिछली क्लासों से भी लिंक कर पा रहे हों, तो हमने जब बसाव वाले चैप्टर को डिस्कस किया था या फिर अधिवास वाले चैप्टर को, तो वहाँ पर भी हमने इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखा था कि वो कौन से कारक होते हैं जो बस्तियों के बसाव के लिए अनुकूल होते हैं। तो वहाँ पर जलवायु संबंधी और वहाँ की भूमि संबंधी विशेषताएँ, जल की उपलब्धता, इन सभी विशेषताओं को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ पर चूँकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का वह क्षेत्र है इन मैदानों में, तो यहाँ पर जल की उपलब्धता भी है। तो इन सभी विशेषताओं के उपलब्ध होने के कारण ही यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, वो हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस मैदानी क्षेत्र में समतल भूमि की उपलब्धता होने के कारण लोग यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त है और लोग यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। यदि यहाँ की मुख्य फसलें देखें, तो धान यहाँ की मुख्य फसल है और अन्य फसलों में यदि हम देखें, तो अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, ज्वार और बाजरा को आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्य फसल है धान और अन्य फसलों में आप गेहूँ, मक्का, ज्वार को रख सकते हैं। नकदी फसलों में हमें गन्ना और जूट यहाँ पर देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में हमें चाय के बागान देखने को मिलते हैं। कुछ चाय के बागान तो पहाड़ी क्षेत्र में भी हमें जो अपेक्षाकृत मंद ढाल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी हमें चाय के बागान देखने को मिल जाते हैं। और बिहार और असम के क्षेत्र में हमें सिल्क का उत्पादन मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो इन सभी विशेषताओं को इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत हम बता सकते हैं। इसके अलावा जो मंद ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर हमें वेदिका कृषि या टेरेस फार्मिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। टेरेस फार्मिंग या वेदिका कृषि लोग करते हैं। तो टेरेस फार्मिंग क्या होती है, इसे आगे डिफाइन भी किया गया है कि जो पर्वतीय मंद ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव तेजी से हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो इस भूमि को
सड़कनुमा या सीढ़ीनुमा इस टाइप से इसे विभाजित कर देते हैं। पहले यदि ये ढाल ऐसा तीव्र रहा होगा, तो लोग इसे परिवर्तित करके इस सीढ़ीनुमा आकार में इस टाइप से परिवर्तित कर देते हैं। यही इसका वेदिका वेदिका कहलाती है ये, वेदिका या टेरेस। और यहाँ पर जो कृषि कार्य किया जाने के कारण इसे बोलते हैं वेदिका कृषि। तो इस फिगर में आप थोड़ा-सा देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने इस ढाल वाले पर्वतीय भाग में वेदिकाओं का निर्माण करके कृषि कार्य कर रहे हैं। तो वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह की तीव्रता न हो। यदि यदि इस तरीके से वेदिका का निर्माण ना किया जाए, तो जो बरसात का पानी होगा या वर्षा का जो जल होगा, वो तेज़ी तेज़ी से यहाँ से बह कर के आसानी से नीचे पहुँच जाएगा। तो ये फसलों को उतना उनकी ग्रोथ को सहायक नहीं होगा या उनकी वृद्धि में सहायक नहीं होगा, इसीलिए लोग यहाँ पर वेदिका कृषि करते हैं। तो इस बात को भी आप थोड़ा-सा ध्यान में रख सकते हैं। एक शब्दावली है जनसंख्या घनत्व, इसे डिफाइन किया है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तराखंड के यदि आप जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो वो 189 है और पश्चिम बंगाल का 1029 है। वहीं बिहार का हमें देखने को मिलता है 1102। ये 2011 की जनगणना के आधार पर ये फैक्ट दिया गया होगा, तो इसे आप थोड़ा देख लें। तो ये इसी रीजन की बात कर रहे हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर हमें जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिल रहा है और उस अधिक होने के पीछे कौन-से कारण ज़िम्मेदार हैं, उसकी आप चर्चा कर सकते हैं। सॉरी। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे पहले हमने यहाँ की जलवायु के बारे में देखा है, स्थलाकृतिक विभिन्नताओं के बारे में देखा है। अब हम यहाँ की वनस्पति विविधता को देखते हैं। वनस्पति में भी विविधता है यहाँ पर और कौन-कौन सी वनस्पति हमें देखने को मिलती है इस क्षेत्र में, उस पर हम बात करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हमें सागवान, साखू और पीपल और कुछ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र मैदान में हमें बाँस, घने बाँस देखने को मिलते हैं। डेल्टा वाला जो क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा क्षेत्र है, सुंदरवन डेल्टा की बात, यहाँ पर हमें मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं और उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में हमें कुछ शंकुधारी वन या शंकुधारी पेड़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार और फर। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती है, तो तापमान में कमी आती है और जब तापमान में कमी आती है, तो उस संबंधित क्षेत्र की जलवायु में भी परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है। और जैसे-जैसे आप पर्वतों के शिखर भाग में पहुँचते हैं, तापमान में और कमी आने के कारण वहाँ पर शंकुधारी वनों का विकास होता है, जिसके कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, चीड़ है, देवदार है, फर, ये सभी शंकुधारी पेड़ों का विकास हुआ है। तो इस तरीके से आप डिवीज़न करके बता सकते हैं कि मैदानी भाग में आपको किस प्रकार की वनस्पति मिल रही है, डेल्टा वाले क्षेत्र में हमें किस प्रकार के वन देखने को मिल रहे हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, तो यहाँ पर हमें किस प्रकार के शंकुधारी वन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप वनस्पतियों की विविधता भी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पूरे पूरे क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हम वन्यजीव या वन्यजीवों की विविधता की बात करें, तो वन्यजीव या जो जीव-जंतु हैं, इन वनों में पाए जाने वाले, उसमें भी हमें यहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। सामान्य रूप से तो इस क्षेत्र में हाथी, बाघ, हिरण, बंदर ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम ब्रह्मपुत्र के मैदान वाले क्षेत्र में देखें, तो यहाँ पर एक सींग वाला होगा यहाँ पर, एक सींग वाला सॉरी, एक सींग वाला गैंडा हमें देखने को मिलता है। जलीय जीवों की प्रचुरता है यहाँ पर, रोहू, कतला, हिल्सा मछलियाँ सबसे लोकप्रिय हैं। यहाँ का जो मुख्य आहार है, वो मछली है और चावल। क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो जलीय जीव हैं, वो कई प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं और कई प्रकार की मछलियों की उपलब्धता के कारण ये इनके मुख्य आहार का भाग बन गया है।
तो इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं, अधिकांश लोग वो मछली और चावल का सेवन करते हैं या अपने मुख्य आहार के रूप में उसे शामिल करते हैं। विशेष रूप से आप और बिहार यहाँ इन क्षेत्रों को आप यहाँ पर रख सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की कुछ अन्य विशेषताएं और दी गई हैं, जिन्हें हम कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं, इनके निकट हमें कुछ बड़े शहर देखने को मिलते हैं, जैसे कि गंगा नदी जो है, इसके तटों पर हमें इलाहाबाद या प्रयागराज, इसे चाहें तो आप प्रयागराज लिख लें, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सभी के सभी जो हैं गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। यातायात इस क्षेत्र का सुविकसित है। सुविकसित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर यातायात का ठीक तरीके से विकास हुआ है। इसके अलावा ये पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है और इस बेसिन की मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसे आगरा में यमुना के किनारे हमें ताजमहल देखने को मिलता है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम है, या आज के समय में इलाहाबाद का नाम जैसे परिवर्तित कर दिया गया है प्रयागराज, तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कुछ दर्शनीय स्थल हैं। तो ये सभी यहाँ के पर्यटन को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके से आप गंगा बेसिन के विषय में भी, यदि हमें मेंस की आंसर राइटिंग भी करना हो, तो भी हम इन सभी विशेषताओं को डिवीजन के साथ बता सकते हैं। वहाँ की जलवायु की बातें कर सकते हैं, वहाँ की स्थलाकृतिक भिन्नता की बात कर सकते हैं, वहाँ किस प्रकार के वन हैं, किस प्रकार की कृषि की जा रही है, कौन से जीव जंतु वहाँ पाए पाए जाते हैं और कौन से पर्यटन की दृष्टि से वो कैसे महत्वपूर्ण हैं। इन सभी बातों को आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो चैप्टर का डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के हम कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे यूपीएससी ने 2007 में पूछा है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट हमें पतझड़ वन ये तो नहीं मिलेंगे, ये मिलते हैं पतझड़ वन हमें मिलते हैं, या पतझड़ी वन हमें देखने को मिलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। और शंकुधारी वन भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर और अम, समशीतोष्ण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। घास स्थल भी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और उष्ण कटिबंधीय वन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाएंगे? तो उष्ण कटिबंधीय वन। तो आप बड़े इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा है कि विश्व के सबसे बड़े और घने वन हैं भारत में, ब्राजील में, तंजानिया में, कनाडा में। तो अभी आपने पढ़ा है कि जो ब्राजील, क्योंकि अमेजन बेसिन जो है, अमेजन के जो वन है वो सबसे सघन वन है विश्व में, और इसका जो मुख्य क्षेत्र है, यदि हम अमेजन बेसिन को देखें तो इसका मुख्य क्षेत्र जो है ये ब्राजील के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अमेजन बेसिन ना दे करके यहाँ पर जो कथन बनाया है तो वो ब्राजील बनाया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, क्योंकि अमेजन बेसिन का जो मुख्य भाग है हमें देखने को मिलता है वहां पर, या अमेजन वन जो वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन, उनका जो मुख्य क्षेत्र है वो ब्राजील के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो आप पॉलिटिकल मैप को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जो अमेजन बेसिन है वो किन किन देशों से होकर के गुजरती है और उसका अधिकांश भाग किस देश के अंतर्गत आता है। ये पूछा था यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री एग्जाम 2004 में। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये यूपीएससी ने इसे 2 बार पूछा है, एक 1996 में पूछा है और 2003 में पूछा है। इसमें कथन और कारण के रूप में इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है इन्होंने, कि कथन बनाया है कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। तो ये कथन सही होगा, क्योंकि
भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है? ये यदि 0 डिग्री होगा, यदि ये 0 डिग्री है, तो ये 10 डिग्री साउथ होगा और इसके ऊपर होगा 10 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच का, इस पूरे को हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पर वर्ष भर तापमान भी उच्च होता है। यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है साल भर। यहाँ पर आर्द्रता भी अधिक होती है इसी वजह से। तो ये कथन एकदम सही होगा। क्योंकि जब 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ की बात करें तो इसमें 5 से 8 डिग्री अक्षांश भी इसमें शामिल हो जाएगा, इसी के अंदर कहीं बीच में पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे एक कथन को सही मान सकते हैं। दूसरा, जब इसका कारण पूछा है इसने कि कारण कि उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है, तो ये कथन भी सही है। अभी आपने पीछे पढ़ के आया है इसी बात को कि जो अमेज़न बेसिन का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण यहाँ पर दोपहर के बाद संवहनीय वर्षा होती है। जो वर्षा होती है प्रतिदिन वो संवहनीय वर्षा होती है, तो ये कथन भी सही होगा। हम वर्षा के जब प्रकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, जैसे संवहनीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। तो जब वर्षा वाले चैप्टर और वर्षा का वितरण विश्व स्तर पर देखेंगे तब हम और डिटेल में वर्षा के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए कि ए और आर दोनों सही हैं। ए का मतलब है कि जो इसका प्रकथन दिया है या कथन दिया है, वो भी सही है और इसका जो रीज़न दिया है, कारण दिया है, वो भी सही है और जो इसका जो कारण है, वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ये बात सही है। क्योंकि जहाँ उच्च तापमान होगा और उच्च आर्द्रता होगी, उस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो प्रतिदिन वर्षा होगी और वो साल भर वर्षा होगी और जो वर्षा का जो प्रकार है यहाँ पर मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है मुख्य रूप से वो संवहनीय वर्षा होती है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा संभवतः ये टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो भी ज्योग्राफी पर ही होगा और 1-2 दिन में ही उसकी क्लास होगी। ज्योग्राफी की 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद हम फिर हिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।